साथियों नमस्कार। एनटीसी पे ध्येय से ऑनलाइन आशीष। आज हम लोग हिंदी गद्य की एक विधा डायरी पर बातचीत करेंगे। डायरी हिंदी गद्य की एक ऐसी विधा है जो नित्य प्रति जीवन में घटित होने वाली घटनाओं पर आधारित है। डायरी लेखन की शुरुआत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सन 1946 ईस्वी में श्री राम शर्मा के द्वारा की गई थी, जिन्होंने डायरी लेखन किया था सेवाग्राम की डायरी। क्लास 10th कोर्स वी NCERT सिलेबस में सीताराम सेक्सरिया डायरी लेखक है और इनका एक चैप्टर डायरी का एक पन्ना जो कि 2 भागों में लिखा गया है 1972 ईस्वी में। आज हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय के बारे में जानने का पूरा प्रयास करते हैं। लेखक जिनका नाम सीताराम सेक्सरिया है। सीताराम सेक्सरिया ये 1892 ईस्वी में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे थे। इनका अधिकांश जो जीवन था वो कोलकाता में बीता था। कोलकाता को तत्कालीन समय में कलकत्ता कहा जाता था और ये अंग्रेज़ों की सबसे पहली प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। सीताराम सेक्सरिया जी जो है व्यापार के व्यवसाय से जुड़े हुए थे। इन्होंने अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक व संचालक भी रहे हैं। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के काफ़ी करीबी रहे थे सीताराम सेक्सरिया जी। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्राएं भी की। सत्याग्रह आंदोलन जो है एक गांधी जी ने शुरू किया था और ऐसे ही सत्याग्रह आंदोलन के लिए सीताराम सेक्सरिया जो हैं बढ़ चढ़ कर के भागीदारी किया करते थे। कुछ साल तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी ये भारत से बाहर गठित की गई थी, जिसके गठन में रास बिहारी बोस ने मुख्य भूमिका निभाई थी। कैप्टन मोहन सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई थी। बाद में इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी को। भारत सरकार ने सीताराम सेक्सरिया जी को 1962 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया था। पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया था सीताराम सेक्सरिया जी को 1962 ईस्वी में। दरअसल 1954 में भारत सरकार ने 4 पुरस्कारों की शुरुआत की थी, जिसमें पहला आपका हो जाता है भारत रत्न अवार्ड। ये भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है। दूसरा था पद्म विभूषण, तीसरा था पद्म भूषण और चौथा आपका जो था वो पद्म श्री। तो 1962 में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था किसको? सीताराम सेक्सरिया जी को। सीताराम सेक्सरिया को विद्यालयी शिक्षा पाने का अवसर कभी नहीं मिल पाया, कारण उन्होंने स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा था। स्मृतिकण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। तो सीताराम सेक्सरिया जी की जो उल्लेखनीय कृतियां रही हैं। अब मैं बात करता हूँ सीताराम सेक्सरिया द्वारा लिखे गए पाठ की। जो डायरी का एक पन्ना जो इन्होंने लिखा है वो उस पे आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। जो पाठ प्रवेश की बात करते हैं तो अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। अभी मैंने बताया था गांधी जी ने जब अपना सत्याग्रह आंदोलन चलाया था तो उस सत्याग्रह आंदोलन के तहत जो प्रथम सत्याग्रही रहे थे वो विनोबा भावे रहे थे, आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने पवनार आश्रम से
एक मुहिम छेड़ी थी, जन जन तक एक आवाज़ उन्होंने दी थी। और वो आवाज़ जो उनकी थी वो थी ग्राम दान आंदोलन, भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन से जो जुड़े हुए व्यक्तित्व थे वो थे आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने पवनार आश्रम से भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। और जो विनोबा भावे जी थे वो गांधी जी के प्रथम सत्याग्रही माने जाते हैं। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे। तो इस तरह गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन में जनता में आज़ादी की अलख जगाई, अर्थात ये जो सत्याग्रह आंदोलन था इसने जनता के अंदर, जनता की नस नस में आज़ादी का जोश भर दिया था, आज़ादी के लिए प्रेरित कर दिया था। भारत के हर जन सामान्य में आज़ादी का एक संदेश फैल गया था, मुझे आज़ादी मिलनी चाहिए, मुझे आज़ादी कब मिलेगी, मुझे आज़ादी कैसे मिलेगी। इन तमाम प्रकार की बातें एक भारतीय युवा की नसों में रक्त के साथ दौड़ गई थीं। इस महासंग्राम में देश भर के ऐसे लाखों लोग सामने आ चुके थे जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहे। बात करते हैं 26 जनवरी 1930 को, जब गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। हाँ, इस सुनकर के आपको आश्चर्य भले हो, लेकिन ये सच्चाई है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1929 के लाहौर अधिवेशन में चयनित किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही 1929 के कांग्रेस अधिवेशन के बैनर तले समस्त भारतीय युवाओं को एकत्र करके ये निर्णय लिया कि वर्ष 1930 में 26 जनवरी के दिन हम सभी गुलाम भारत में आज़ाद भारत के सपने को पूरा करेंगे और भारत का ये पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और हम तब तक भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाते रहेंगे जब तक कि अंग्रेज लोग हमें स्वतंत्र नहीं कर देते हैं। यह क्रम भारत में प्रथम बार 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1947 में 15 अगस्त के दिन जब हम सभी भारतीयों को आज़ादी मिली, तो आज़ादी के 2.5 साल बाद सन 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना था। 1950 में 26 जनवरी के दिन हम लोगों ने अपने गणतंत्र को संपूर्ण देश में लागू किया था। उसके पीछे का जो कारण था वो यही था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने सबसे पहले भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। यही वो कारण था। इस प्रकार प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेक्सरिया आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। अब बात करते हैं आपसे कि जो 26 जनवरी 1931 था, आखिर ये क्यों इतना महत्वपूर्ण दिवस था कि इस दिन को सीताराम सेक्सरिया जी ने अपनी डायरी विधा का एक लेख बना लिया। दरअसल 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता में दूसरा स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। पूरे नगर को बधू के समान सजाया गया था। जगह जगह घरों व सार्वजनिक भवनों पर झंडे लगाए गए थे। पुलिस की निषेधाज्ञा के बावजूद लोग घरों से बाहर निकलकर जुलूस निकाल रहे थे तथा वंदे मातरम
का नारा लगा रहे थे। लोगों की संख्या नित्य प्रतिदिन प्रति बढ़ती ही जा रही थी। लोगों में असीम उत्साह व आनंद था। नगर की ऐसी सजावट कभी नहीं देखी गई थी। पुलिस की लाठी खाने के बाद भी सामान्य जन मॉन्यूमेंट के पास सभा करने और झंडा फहराने के लिए एकत्र हो गए थे। पुलिस का विरोध करने और सभा का आयोजन करने में स्त्रियां भी किसी से कम नहीं थीं। अर्थात 105 स्त्रियों का पकड़ा जाना और उन्हें लॉकअप में रखा जाना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इस प्रकार 26 जनवरी 1931 के दिन का आयोजन अपने आप में अद्भुत व अपूर्व था। यही वो कारण था जिसने सीताराम सेक्सरिया जी को डायरी का एक पन्ना लिखने के लिए मजबूर किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, ये सब इस पाठ में वर्णित किया गया है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं कि वह कर न सके। तो आज हम सब देखते हैं डायरी का एक पन्ना जो 26 जनवरी 1931 को लेखक सीताराम सेक्सरिया द्वारा नोट किया गया था। अब मैं बात कर रहा हूँ 26 जनवरी। आज का दिन तो अमर दिन है। आज ही के दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपये खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर हैं और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस की अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थीं। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। मोनूमेंट के नीचे जहां शाम की सभा होने वाली थी उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया। ध्यान रखना है आपको, अविनाश बाबू ये विद्यार्थी संघ के मंत्री हुआ करते थे और ये बंगाल प्रांत से आते थे। श्रद्धानंद, स्वामी सहजानंद, स्वामी श्रद्धानंद, इनका बड़ा महत्व रहा है भारतीय इतिहास में। इसलिए इनके नाम से एक पार्क भी बनाया गया था बंगाल में जिसका नाम था श्रद्धानंद पार्क। दूसरा ये आपको बताना चाहते हैं कि वर्ष 1931 में जो दूसरी बार हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था गुलाम भारत में, उस पे आने वाला जो खर्चा था वो कितने रुपए का था? तो वो खर्चा जो है 2000 रुपये का था। आगे बढ़ते हैं। तथा और लोगों को मारा या हटा दिया।
तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरस सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर न जा सके। वहां पर काफ़ी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप देख रहे हैं कि पहली बार क्या होता है, लड़कियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय कोई लड़कियां ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। अब बात करें हम लोग झंडोत्सव, तो झंडा प्लस उत्सव, इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, झंडा प्लस उत्सव, झंडा प्लस उत्सव, झंडा प्लस उत्सव बराबर झंडोत्सव। झंडा में आपका आ रहा है, उत्सव में आपका ऊ आ रहा है, तो बड़ा आ या छोटा आ हो, उसके बाद ऊ हो, तो दोनों मिलकर के ओ बन जाते हैं। और इस तरह से जो आपकी संधि होगी वो गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी साथियों, गुण संधि हो जाएगी। झंडोत्सव हो गया, महोत्सव हो गया, सर्वोदय हो गया, चंद्रोदय हो गया, सूर्योदय हो गया, इन सब में कौन सा होगा, गुण संधि होगी। जानकी देवी, मदालसा बजाज नारायण आदि भी गई थीं। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे, अपने भी फोटो का काफ़ी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। अब बात करते हैं ये पूर्णोदास और पुरुषोत्तम दास कौन थे, जिन्होंने गुलाम भारत में दूसरे स्वतंत्रता दिवस को मनाने में अपनी आज़ादी को बयां किया था। यही ये पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। मोनूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। ओपन मतलब खुली लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा, जो उस समय पुलिस ऑफिसर के रूप में इंस्पेक्टर की नियुक्ति की गई थी, उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। अब आपको ध्यान होगा कि पुलिस पर लाठियां चलानी शुरू कर दी। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो आपने सुना होगा लाला लाजपत राय पर भी अंग्रेजी सरकार ने लाठियां चलवाई थीं और उनकी पीठ पर एक एक लाठी का प्रहार इतना मजबूती के साथ किया गया था कि लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे।
सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा, आगे बढ़ना है। ये सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे, ये अपनी आँख से देखा है। अर्थात लेखक सीताराम सेक्सरिया जी कहते हैं कि सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे, ये मैंने अपनी आँखों से देखा है और कानों से सुना है। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितीश चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंखें मिच जाती थी। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थीं और घोषणा पत्र पढ़ रही थीं। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थीं। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर गए थे वे अपना स्थान से लाठियां पड़ने पर ही भी हटते नहीं थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चलीं। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी। उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व बिमल प्रतिभा कर रही थी। सबसे शानदार और बेहतर नाम है बिमल प्रतिभा। तो बिमल प्रतिभा ने दूसरे स्वतंत्रता दिवस, जो गुलाम भारत में स्वतंत्रता दिवस बनाने का जो दौर चल रहा था, उसमें बिमल प्रतिभा जो हैं वो महिला शक्ति का, मातृ शक्ति का नेतृत्व कर रही थीं। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गईं। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रजलाल गोयनका, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था, एक नाम और इसमें आता है ब्रजलाल गोयनका जी का, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था। कलकत्ता में पड़ने वाली एक जेल है जिसका नाम है दमदम जेल। पहले ये दमदम हवाई अड्डा भी हुआ करता था। वर्तमान समय में दमदम हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता कर दिया गया है। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मोनूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी। फिर पकड़कर कुछ देर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहाँ पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहाँ पर गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई थीं। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां, जैसा कि ऊपर आपको भी बताया था पाठ प्रवेश में, 105 स्त्रियां पकड़ी गई थीं। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थीं। मानो स्त्रियां कह रही थीं, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए। बहुत लोगों को चोटें लगी हुई थीं। डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देख रेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आ पहुंचे। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया है और लोग सोचने लग गए हैं कि यहाँ भी
बहुत सा काम हो सकता है। तो इस तरह सीताराम सेक्सरिया जी के द्वारा रचित जो डायरी का एक पन्ना है वो आपका पाठ जो है पूरा होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग केंद्रीय भाव की बात करें तो एक प्रश्न बन सकता है कि सीताराम सेक्सरिया द्वारा रचित डायरी का एक पन्ना पाठ भावी पीढ़ी को कैसे प्रेरित करता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं कि सीताराम सेक्सरिया जी ने जिस तरह से युवा व्यक्तित्व को या युवा भारतीय शक्ति को, जिसमें मातृशक्ति भी शामिल थी, उन्होंने अपने आप को, अपने उत्साह को, अपने मन को, अपने आत्मविश्वास को, अपने साहस और संघर्ष को सदैव डट कर के उसका सामना किया। इवन उन्होंने पुलिस अधिकारियों की लाठियां खा कर के भी अपने स्थान से, अपने जुलूस से इधर उधर भी टस से मस नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं उन लाठियों की चोट पर भी भारत की आज़ादी नज़र आ रही थी और वो गुलाम भारत का दूसरा स्वतंत्रता दिवस बड़ा शान और शौकत के साथ मनाना चाहते थे, जो उन्होंने किया भी। इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ें, जब भी हम अपनी जो है पराधीनता से स्वाधीनता की तरफ बढ़ें, तो निश्चित तौर पर वो मुझे ध्यान रखना चाहिए, हमारे साहस और आत्मविश्वास में कहीं पर से भी कोई भी कसौटी कम नहीं रहनी चाहिए। धन्यवाद।